Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. फर्स्ट आर्टिकल इज़ रिलेवेंट विद द जीएस पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। देखिए फाइनली हुआ क्या है, इंडिया और चाइना एक कंसेंसस पे आए हैं ऑन टाइज इन बाली। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग यहाँ पर एक कंसेंसस पे पहुँचे हैं, जिसके हिसाब से जो इंडिया और चाइना के बीच में लगातार चलने वाली टेंशन थी उन्हें दूर करते हुए बायलैटरल टाइज यहाँ पर डिसाइड किए जाएंगे। ये बात डिसाइड की गई है बाली के दौरे के दौरान। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में हमें लगातार देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आप बात करेंगे LAC का मुद्दा उठा लीजिए, या आप साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक में चाइना की गतिविधियों की बात कर लीजिए, इन सारे पॉइंट पर इंडिया और चाइना के बीच में हमें टेंशन देखने के लिए मिलती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया चाइना बॉर्डर। अगर हम यहीं पर बात करें तो जो कॉन्सेंसस यहाँ पर बनाया गया है उसमें डिसाइड किया जाने वाला है कि किस तरीके से दोनों कंट्री ईस्ट एशियन समिट को देखते हुए, आसियान रीजनल फोरम को देखते हुए बायलैटरल को रीस्टार्ट करेंगी, सो दैट जो ऑनगोइंग टेंशन है उसे ख़त्म किया जा सके। देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवाल, ये अपने काउंटर पार्ट वांग यी से मिले हैं ब्रिक्स NAC की मीट में जो जॉनसनबर्ग में यहाँ पर कंडक्ट की गई है। चाइनीज़ काउंटर पार्ट का यहाँ पर बोलना ये है, दोनों कंट्रीज़ के हेड थे, इन्होंने बोला है कि कंसेंसस यहाँ पर साइन किया जाएगा सो दैट बायलैटरल रिलेशंस को स्टार्ट किया जा सके। आगे अगर हम बात करें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मुद्दा क्या है, तो देखिए LAC एक ऐसी लाइन है जो इंडियन टेरिटरी को और चाइनीज़ टेरिटरी को यहाँ पर डिफाइन करती है। इंडिया कंसीडर करता है LAC की जो लाइन है इट इज़ दी 3488 किलोमीटर, जबकि चाइना मानता है कि नहीं, ये केवल और केवल 2000 किलोमीटर के बीच में है। सो ये बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड हमें देखने के लिए मिलती है। एक ईस्टर्न सेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो यूजुअली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आसपास देखने मिलेगा। दूसरा है मिडिल सेक्टर जो आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने मिलेगा। एंड थर्ड इज़ दी वेस्टर्न सेक्टर जो आपको लद्दाख के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। एंड दिस इज़ हाउ दीज 3 लाइन वर्क्स एंड डिवाइड्स एंड क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखिए इंडिया और चाइना की क्लैश की अगर हम बात करें तो ये क्लैशेस आज के नहीं है, पुराने हैं। 1962 से अगर हम बात करें तो 1962 में इंडिया चाइना की एक फुल स्केल वॉर हुई थी। 1967 की अगर हम बात करें तो क्लैश हुआ था सिक्किम में लेकर। 1975 की बात करें तो एम्बुश हुआ था तुलांगला में जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अगेन इन 87 समद्रोंग चू स्टैंड ऑफ जो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पर इशू देखने मिला था। और इसके बाद 2015 में अगर आप देखेंगे तो 2015 में नॉर्थ ईस्ट लद्दाख में, 2017 में डोकलाम वैली में और 2022 में गालवान वैली में लेकर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए जब भी आप इंडिया चाइना रिलेशनशिप की बात करेंगे, आप बात करने वाले हैं अलग अलग फेजेस की कि कैसे 1950s से लेके 1960s का जो दौर था ये अर्ली ईयर थे जहां पर दोनों कंट्री के इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स, बोथ इंडिया और चाइना के जवाहरलाल नेहरू और माओ जेडोंग, इन्होंने क्लोज फ्रेंडशिप टाइज को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को और उसके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। 1954 का समय वही है जब इंडिया और चाइना ने पंचशील सिद्धांत के बारे में बात करी। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर 1962 के बाद इंडो चीन वॉर के बाद एक स्ट्रैटेजिक डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला जो 1970s से 80s के बीच में चला। इंडिया एक ग्रोइंग पावर के रूप में यहाँ पर उभर कर आया। सोवियत यूनियन और चाइना की एक राइवलरी क्रिएट हुई, वहीं USSR का इंडिया के क्लोज आना और इसी के साथ चाइना का 1978 के बाद एक इकोनॉमिक रिफॉर्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर गया दोनों नेशंस के बीच में। एफर्ट्स को इन पूरी कंडीशन को नॉर्मलाइज करने की बात की गई 1980s के दौरान।
जब दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर डिसाइड किया गया कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यहाँ पर लेकर आते हैं, और इसी टाइम देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी इन्होंने चाइना को विजिट किया और बहुत सारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करी। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा की अगर हम बात करें, जिसे हम 1990 का दशक भी बोलते हैं, दोनों कंट्री में लेकर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत एरिया को लेकर यहाँ पर लगातार इशू हमें देखने के लिए मिलता है। और 2017 का डोकलाम का विवाद और 2022 का जो गलवान वैली का विवाद है, उसने इस एरिया को, इस लड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर डिसएग्रीमेंट है क्या दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देखिए, जो अलाइनमेंट है एलएसी का ईस्टर्न सेक्टर में, ये 1914 में जो मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, और इसी मैकमोहन लाइन के पास आप देखेंगे कुछ माइनर डिस्प्यूट पोजीशनिंग को लेकर स्टार्ट हुए। जो मेजर डिसएग्रीमेंट हो जाता है वो आपको देखने मिलेगा वेस्टर्न सेक्टर में, जहाँ पर जो एलएसी है वो इमर्ज हुई थी फ्रॉम two letters written by the Chinese Prime Minister Zion Ilani to the Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1959. Chinese Premier, they had first mentioned such a line in 1956. 1962 की वॉर के बाद चाइना ने क्लेम कर दिया कि they had withdrawn 20 किलोमीटर behind the LAC in November. हालांकि इंडिया ने जो LAC का कॉन्सेप्ट है वो रिजेक्ट किया 1959 और 1962 में। इंडिया का ऑब्जेक्शन था कि वॉज दैट लाइन शुड ओमिट गेन्स फ्रॉम एग्रेशन इन 1962, क्या उसका कोई फ़ायदा हमें मिला, एंड देयरफॉर शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल पोजीशन जो 1962 में यहाँ पर बनी थी जब चाइना ने अटैक किया। तो देयर शुड बी नो एलएसी, बट जो डिमार्केशन किया गया था मैकमोहन लाइन के थ्रू, उसी के हिसाब से कार्य किया जाना चाहिए। इंडिया चाइना के बायलैटरल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1950 को दोनों कंट्रीज़, मैंने आपको बताया, म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगी। 1993 में एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया जाएगा जहाँ पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पिक्चर में आएगी, और एक डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ 18 जुलाई 1994 को एक साथ एक पॉइंट पर आपको आती हुई नज़र आएंगी। डबल टैक्सेशन के बाद आप देखेंगे दोनों कंट्री ने इंटरेस्ट शो किया था कि एक मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए इन दी WTO, और आज की डेट में अगर बात करें तो इंडिया एंड चाइना आर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर और एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इनके ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो आप देखिए इंडिया और चाइना का जो ट्रेड था अप्रैल नवंबर 2022 में, इट वॉज $77.82 बिलियन। यही जो ट्रेड था इंडिया और चाइना के बीच में, वो आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम होता हुआ हमें नज़र आया है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो चाइना इंडिया के लिए 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के नज़र आता है। कौन सी ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं फ्रॉम इंडिया टू चाइना? दीज आर ओर्स, स्लैग, एशेस, इसी के अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। क्या इंपोर्ट्स हम यहाँ पर करते हैं? तो आप देखिए इंपोर्ट्स जो हमारे हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ली जाए, मशीनरी की बात कर ली जाए, इक्विपमेंट्स की बात कर ली जाए, ये हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आप देखेंगे इंडिया में और चाइना में बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी हैं जो इंडिया में आपको देखने मिलती हैं। इंडिया समय समय पर चाइनीज़ ऐप को बैन करते रहता है, सेम हैपन्स इन दी चाइना इटसेल्फ। तो यहीं पर इन सारी टेंशन्स को दूर करने के लिए ये इश्यूज़ हमें देखने के लिए मिलेंगे। मेजरली आपको याद रखना है क्या, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न सेक्टर के बारे में, मिडिल सेक्टर के बारे में। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न सेक्टर हम बात कर रहे हैं अक्साई चिन रीजन की, जो कि एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट बना है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, इसकी ही बाद हम बात करें तो मिडिल सेक्टर की, चाइना क्लेम करता है कि जितना भी एरिया है उत्तराखंड के आसपास का वो उसके क्षेत्र में आता है। ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं मैकमोहन लाइन की, जो कि बाउंड्री क्रिएट करती है इंडिया और तिब्बत के बीच में, जो फिर से डिस्प्यूट का पार्ट बनता है। एंड लास्ट इज़ द जॉनसन लाइन वर्सेस मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन होल्ड करते हैं बॉर्डर डिमार्केशन को लेकर, जो डिस्प्यूट हमें जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन में दिखाई देता है। ओके, अब इंडिया की एक और सबसे बड़ी परेशानी है विच इज़ चाइना पाकिस्तान नेक्सस एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव।
सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से आप देखेंगे ऑन गोइंग इशूज़ क्या हैं। तो आपको ऑन गोइंग इशूज़ पता होना चाहिए। सबसे पहले आ जाएगा गालवान वैली का सिचुएशन, डोकलाम की सिचुएशन, साथ ही हम बात करेंगे तो हमें साउथ चाइना सी देखने मिल जाएगा, चाइना और पाकिस्तान का क्लोज नेक्सस, साउथ चाइना सी में चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, भूटान नेपाल की सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आज की डेट में इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां बात की जा रही है ऑपोजिशन ऐसा प्लान कर रहा है कि नो ट्रस्ट मोशन लेकर आएगा ऑन दी ऑन गोइंग गवर्नमेंट। मॉनसून सत्र के समाप्त होने में केवल 13 दिनों का समय बचा है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो मॉनसून सेशन के केवल 10 दिन रह जाते हैं। अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बात करने के लिए केवल और केवल 10 दिन का समय हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। देखिए जब भी लोकसभा में जब हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में जब भी किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि ऑन गोइंग गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है और वो सदन में जो पार्लियामेंट है उसमें अपना सरकार में विश्वास खो चुकी है, तो ऐसे केसेस में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है। क्योंकि सरकार के खिलाफ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसीलिए से नो कॉन्फिडेंस का नाम दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 में कहा जाता है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री आपकी होती है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति यहाँ पर जिम्मेदार आपको दिखाई देगा। मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस सदन में अगर आप बात करेंगे, लोकसभा में बहुमत मिलने पर, मेजॉरिटी होने पर ही मंत्री परिषद यहाँ पर कैबिनेट बनी रहेगी। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आप समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी मंत्री परिषद को यहाँ इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी भी सांसद को ऐसा लगता है कि भाई देखिए पर्टिकुलर जो सरकार है, जो गठबंधन है, वो यहाँ पर मजबूत नहीं है, तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर ला सकते हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के लिए आप याद रखिए कम से कम 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका समर्थन मिलना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, अगर ये अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर पास कर दिया जाता है तो आप देखेंगे अगली पार्टी को, एग्जिस्टिंग पार्टी को अपना विश्वास यहाँ पर, अपना कॉन्फिडेंस सरकार में साबित करना होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें नॉन कॉन्फिडेंस को लेकर कि इसका काम कैसे चलता है, किस तरीके की वर्किंग हमें देखने के लिए मिलेगी, तो आप ऐसे समझ लीजिए आपको बात करनी है 198 क्लॉज 1 से लेके 198 सब क्लॉज 4 तक। ठीक है, देखिए 198 क्लॉज 1 ए के तहत अगर हम बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला जो भी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको स्पीकर यहाँ पर बुला सकते हैं। सो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर लाया जा सकता है। साथ ही इसको केवल और केवल देखिए लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लेकर आया जा सकता है। रूल 198 जो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ लोकसभा होता है वो इस पूरे प्रोसीजर को यहाँ पर डिफाइन करता है। जैसे मैंने आपको बताया 198 क्लॉज 1 से लेकर हम क्लॉज 4 तक की यहाँ पर बात करते हैं। जो भी मेंबर हैं उनको एक रिटन नोटिस देना पड़ता है कि देखिए वो इस तरीके का प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। कम से कम अगर हम बात करें तो इनको 10 बजे के पहले ऐसा प्रस्ताव देना पड़ता है। अगर 10 बजे के पहले ये प्रपोज़ल स्पीकर के पास नहीं पहुंचता है तो इसे नेक्स्ट दिन के लिए मान लिया जाता है। ठीक है, इसी के बाद स्पीकर क्या कर सकते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में या इसके ऑपोजिट में वोटिंग ले सकते हैं और यहाँ पर कोई डिसीजन लिया जा पाएगा। अब देखिए जब भी मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उस पर चर्चा करने के लिए केवल और केवल 13 दिन बचेंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था मॉनसून सेशन के लिए ही 13 दिन है, तो विच मीन्स जिसमें से 10 दिन अगर ये नॉन कॉन्फिडेंस यहाँ पर स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो केवल 10 दिन बचेंगे सरकार के पास इस पर चर्चा करने के लिए। अगर मोशन यहाँ पर फेल हो जाता है और जिस मेंबर ने इसको यहाँ पर मूव किया था दे विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट।
अगर गवर्नमेंट यहाँ पर अपना बहुमत साबित करने में सफल नहीं हो पाती है तो यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट को, पूरे मंत्रिपरिषद को एक साथ यहाँ पर अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए इतिहास के आईने में चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लिया जाए हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए भारतीय संसद में, इंडियन पार्लियामेंट में पहली बार 1963 में जेबी कृपलानी ने, सबसे पहली बार आप याद रखेंगे, जेबी कृपलानी ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन रखा था और उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ही वॉज दी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हालांकि ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने मिलेगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार किस गवर्नमेंट ने या किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर आप देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव को रखा गया है, तो ये हैं इंदिरा गांधी, जिनके सामने 15 बार जिन्होंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है, 15 बार से भी ज़्यादा। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगेन सो मेनी फेमस लीडर्स, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव, इनको भी 3 बार देखिए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, पहली बार अगर हम बात करें नॉन कॉन्फिडेंस को देखते हुए, पहली बार अगर कोई गवर्नमेंट गिरी थी तो वो था 1978 का समय, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट नॉन कॉन्फिडेंस में फेल हो गई थी और इसी की वजह से यहाँ पर ये हार गए थे। ठीक है, इसी के बाद अगर आप बात करेंगे तो पहली बार 1979 में बहुमत नहीं मिलने के कारण 1979 में जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, इसी के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने का रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो वो है ज्योतिर्मय बसु के सामने। ठीक है, इन्होंने 4 बार से भी ज़्यादा ये क्या लेकर आ चुके हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, और चारों बार ये लेकर आए थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये था नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ रिलेवेंट विद द जीएस पेपर 3। बात की जा रही है सर्कुलर इकोनॉमी की, रिसोर्स एफिशिएंसी की। देखिए अगर हम बात करें तो रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी बहुत बड़े टूल्स बनकर हमारे सामने आते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उनको मिनिमाइज़ कर सकते। क्यों? आप देखिए, आप रिसाइकलिंग के थ्रू बार बार एक ही चीज़ को, एक ही रिसोर्स को इकोनॉमी में लेकर आ सकते हैं। रिजल्टेड इनटू आप देखेंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, वो भी बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए। सो इसी वजह से जो आर्टिकल है वो फोकस कर रहा है कि हमें आवश्यकता है कि हम टेक में डिस्पोज से रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के कॉन्सेप्ट के बारे में काम करें। इंडिया ने प्रायोरिटाइज़ किया है कि वो रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेगा, जो कि इंडिया के जो इस बार के G20 के फोरम के कुछ डिसीजन थे, कुछ मुद्दे थे, उसमें से 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपको यही दिखाई देंगे। इंडिया ने देखिए एम्ब्रेस किया है कि हमारे 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी एक सबसे बड़ा सेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टील सेक्टर आपको देखने मिल जाएगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्कुलर बायो इकोनॉमी इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण क्यों? देखिए, जब हम टेक में डिस्पोज के कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं तब आप उसकी रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स आप फिर से नेचुरल रिसोर्सेज पर जाएंगे, फिर से उनका यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेंगे। रिजल्ट हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस के कॉन्सेप्ट पे बात करनी होगी। हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है उसे कम से कम लाना होगा। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई पुराने कपड़े हैं, आप उनके थैले बना सकते हैं, आप उनका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस कर देगा, विच मीन्स आपने पुराने कपड़ों को रिसाइकिल कर लिया, रीयूज़ कर लिया और जो डिपेंडेंसी है ऑन द न्यू क्लोथ्स, उन पर अपनी डिपेंडेंसी यहाँ पर कम कर ली है। साथ ही देखिए, G20 की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है कि नेट ज़ीरो एमिशन को लेकर, ग्रीन हाउस के कम से कम एमिशन को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया भी आगे स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कर रहा है और गोवर्धन स्कीम जैसी बड़ी बड़ी स्कीम्स लाकर हम यहाँ पर
काम करने वाले हैं। हम रिसाइकलिंग और बायो इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो हम वेस्ट कलेक्शन के लिए यहाँ पर काम करेंगे। 20,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर हमारे पास हैं, इम्पोर्टर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, और 1900 से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर हमारे पास हैं जो कि सेंटर की EPR पोर्टल में रजिस्टर है। इंडिया यहीं पर क्या कर रहा है आप देखेंगे तो रिसाइकलिंग के लिए ये पूरे काम करेगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री G1 योजना के बारे में भी बात की जाएगी जब हम बात करेंगे, और साथ ही हम बात करने वाले हैं गोवर्धन स्कीम के बारे में। चलिए समझते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। देखिए, जब हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये एक रिजाइम है अंडर द इम्प्लीमेंटेशन इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये बात करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूसर्स की, इम्पोर्टर्स की, ब्रांड ओनर्स की, वो ये इंश्योर करना होता है कि किसी भी चीज़ की जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो यहाँ पर किस तरीके से आया हो, इसका जो प्रोसेस किया गया हो ये रिसाइकलिंग के तहत किया गया हो, इसे रीयूज़ किया जा सकता है, और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल को भी यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। दिस इज़ द एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से अगर हम बात करें 2022 में, जिसे नोटिफाइड किया गया था अंडर द गाइडलाइंस ऑन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग इन द शेड्यूल 2 ऑफ दीज रूल। इन गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इम्पोर्टर्स होते हैं या ब्रांड ओनर्स आपको देखने मिलेंगे, उनको रजिस्टर कराना होगा एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आएगा। गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सर्कुलर इकोनॉमी जो प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर है, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर है, वो हमें दिखाई देगी, उसके लिए गाइडलाइंस दिखाई देंगी। साथ ही ये एम करता है कि ये प्रमोट करेगा डेवलपमेंट नए ऑल्टरनेटिव, प्लास्टिक के अलावा और किस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है उसको यहाँ सजेस्ट किया जाएगा। ये रीयूज़ करेगा रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स को, और यहाँ पर इसी गाइडलाइन में प्लास्टिक मटेरियल की पैकेजिंग को रिड्यूस करने पर भी फोकस किया जाएगा। एक सिग्निफिकेंट पहले स्टेप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गाइडलाइन अलाउ करता है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ अ सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट। किसी भी व्यक्ति को ये सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एज अ सरप्लस। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है EPR का, ये किया जाएगा थ्रू अ कस्टमाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि एक डिजिटल बैकबोन सिस्टम की तरह हमें काम करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर ट्रैक करने में, मॉनिटर करने में EPR की गाइडलाइंस को मदद करेगा। साथ ही ये रिड्यूस करेगा जो बर्डन है कंपनीज़ के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, डिफरेंट एनुअल रिटर्न्स भरने का, उसको कम करने का काम भी आपको इसी के तहत दिखाई देगा। क्योंकि हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात करी है तो याद रखिएगा ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। CPCB को एंट्रस्ट किया गया विद द पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। आगे अगर हम बात करें तो यही आर्टिकल में हमें प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में बात की गई थी। जीवन स्टैंड करता है जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण योजना, जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट। आगे अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो करंट स्कीम है ये एनविसेज करती है टू सेट अप 12 कमर्शियल स्केल सेकेंड जनरेशन 2G बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स। 10 डेमोन्स्ट्रेशन स्केल लेवल पर 2G बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाना, ताकि नॉन फूड बायोमास फीड स्टॉक को और रिन्यूएबल फीड स्टॉक को यहाँ पर जनरेट किया जा सके। आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम 2003 में, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे जीवन योजना हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट इज द गोवर्धन स्कीम विच इज़ द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, और इसका मेन फोकस जो है वो गाँवों को साफ रखना, रूरल हाउस होल्ड की इनकम को बढ़ाना, और यहाँ पर एनर्जी को जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैनर एंड द कैटल वेस्ट को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है।
आगे हमें एक और स्कीम के बारे में हमने आर्टिकल में पढ़ा था, विच इज़ दी सतत स्कीम। सतत स्टैंड करता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स दी अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये एक इनिशिएट है जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स के लिए काम करेगा। इस इनिशिएटिव के बारे में अगर हम बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2018 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इन एसोसिएशन विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMC। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2। बात की जा रही है चाइल्ड लॉस एंड कॉन्सेंशुअल सेक्स के बारे में। देखिए, पिछले महीने से कुछ दिनों से अलग अलग हाई कोर्ट्स में एक डिबेट चल रही है जहां पर कॉन्सेंशुअल सेक्स को लेकर बात की जा रही है। रिसेंटली आपको पता होगा 12 जुलाई को एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया एक 25 साल के रेप अक्यूज्ड को, जिसने यहाँ पर माना जा रहा था कि वो 15 साल की लड़की के साथ यहाँ पर एलोप हो गया था और यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है उसने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। लेकिन कोर्ट ने उसे ये बोलकर, बॉम्बे कोर्ट ने यहाँ पर जो कन्विक्टेड व्यक्ति था उसको यहाँ पर पॉक्सको के अंदर बाद में यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लिया है। अब आप देखेंगे ये जो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो लड़की है उसका कंसेंट यहाँ पर नहीं था एंड ऑन अंडर द पॉक्सको ऑन द ग्राउंड दैट ही consensual sex with the 17-year-old girl. This girl had terminated her pregnancy after the arrest of the accused. Same on July 7, Madras High Court not only quashed an FIR registered under the POCSO and consensually criminal proceeding, but also they have directed the Director General of Police to produce the report of all the such pending cases before the court. और इसी को लेकर आप देखेंगे यहीं पर सेम केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आपको देखने मिला था, जहां पर FIR रजिस्टर की गई थी अंडर दी पॉक्सो, और जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, उनको यहाँ पर वो कॉन्सेंशुअल है या नहीं है, इसको लेकर आपको एक डिबेट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि आखिर कंसेंट होता क्या है। उसको समझने के पहले भी हम जानेंगे आखिर पॉक्सको एक्ट क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसको यहाँ पर इफेक्टिवली एड्रेस हो सके जितने भी हीनियस क्राइम है, सेक्सुअल अब्यूजेस हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों के खिलाफ, उन सभी को एक लीगल प्रोविज़न प्रोवाइड करने के लिए हमें देखने मिला है पॉक्सको एक्ट। ये एक्ट एम करता है किसी भी बच्चे को जिसके खिलाफ यहाँ पर सेक्सुअल असल्ट हुआ हो, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ हो या पोर्नोग्राफी को यहाँ पर बैन करने, प्रोहिबिट करने के लिए, और ऐसे बच्चों को सुरक्षा और जस्टिस प्रोवाइड करने का काम पॉक्सको एक्ट के अंदर आपको देखने मिलेगा। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करता है स्पेशल कोर्ट्स के, ताकि जो ट्रायल्स हैं ऐसे ऑफेंसेस की वो जल्दी से हो सकें और बहुत ही समय रहते ही जस्टिस दिया जा सके। इस एक्ट के हम अगर साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक जनरल न्यूट्रल है, विच मीन्स सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सारे बच्चों के वेलफेयर को देखते हुए इस एक्ट को यहाँ डिसाइड किया गया है। एक्ट की अगर हम बात करें तो ये डिफ़ाइन करता है चाइल्ड को कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से उम्र का कम का है। हालांकि इट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ इंक्लूडिंग क्या वो पेनिट्रेटिव होंगे या नॉन पेनिट्रेटिव होंगे, किस तरीके का असॉल्ट यहाँ पर हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या किया गया है, पोर्नोग्राफी क्या है, इन सभी को यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है। साथ ही यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस को यहाँ पर असॉल्ट को एग्रीवेट करने के लिए अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस सच एज व्हेन द अब्यूज चाइल्ड इज मेंटली इल और व्हेन दैट अब्यूज इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द ट्रस्ट और अथॉरिटी लाइक फैमिली मेम्बर, पुलिस ऑफिसर, टीचर और डॉक्टर, उसको भी यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर लाया गया है। सो ये एक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि आप स्पेशल कोर्ट्स को बनाइए, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स को रखिए, जो रिकॉर्डिंग है एविडेंसेस की, इन सभी को इस तरीके से रखिए कि कोई भी बच्चा यहाँ पर हैरेस फील ना करे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि कॉन्सेंट आखिर होता क्या है। देखिए, अंडर द पॉक्सो इसको डिफाइन किया गया है, कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से उम्र के कम का है, उसको यहाँ पर अगर वो यहाँ पर
अलाउ करता है किसी भी सेक्सुअल रिलेशन को तो उसे कंसेंट माना जाएगा। एक्ट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिटेड ऑन चिल्ड्रंस आर क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये मैं आपको बता देती हूँ पॉक्सको के अंदर, चाहे पेनिट्रेटिव हो या नॉन पेनिट्रेटिव हो। जो पर्पज़ है चाइल्ड को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ये है क्या। देखिए चाइल्ड को पॉक्सको के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, जहाँ जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स वेदर इट इज़ विदाउट और विदाउट हर कंसेंट के बारे में बात करता है, इज़ रेप इफ़ शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कंसेंट के बारे में कोई ख़ास बात आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसको कंसीडर किया जाएगा ताकि सभी बच्चों को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा सके अगेंस्ट द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन यहाँ पर नॉन पेनिट्रेटिव को इस कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कई बार हमें विवाद देखने के लिए मिलता है। यहीं पर अगर आप 375 के अंडर में बात करेंगे ऑफ आईपीसी सेक्सुअल इंटरकोर्स, whether it is with or without the consent, if the rape is with a child below the 18 years, उसको यहाँ पर रेप की कैटेगरी में माना जाएगा, चाहे आप यहाँ पर कंसेंट की बात करें या नहीं। इसी का एक एग्जाम्पल आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत, जहाँ पर कुछ तरीके के प्रोहिबिशन लाए गए हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ये ध्यान में रखते हुए कि उसकी ये कास्ट है, ये विक्टिम हो सकते हैं, इनकी इंटेंशन किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए है, तब आप देखेंगे जो प्रोविज़न बनाए गए हैं ये यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम आई कहाँ से। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा सेक्शन 19 of the IPC, which provides that consent is not consent unless the contrary appears from the context if it is given by a person who is under 12 years was sufficient to interpret consent for a child of any age. Now the questions come, if all the consensual sex cases are to be quashed by the judiciary, what will be the bottom line of the age of consent? एंड हु इज़ गोइंग टू सेट दिस बाउंड्री? क्या यहाँ पर पॉक्सको के तहत यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है? क्या पॉक्सको बी सॉफ्टन एंड अलाउड टू बॉयल डाउन द सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्या यहाँ पर जो चाइल्ड है हु इज़ इवन लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, क्या उसको इसके अंदर रखा जाएगा? ये कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, क्या इस तरीके की इंटरप्रिटेशन किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी बच्चे के फेवर में इम्पॉर्टेंट रहेंगी या नहीं। इन 2 of these above 4 cases, minor girls have become pregnant and terminated their pregnancy. So did the court examine whether these girls really understood the consequences of the early pregnancy or not? Whether they know or aware about the situation, what will happen if anything mishappened during the termination of the pregnancy with them or not? So these are the questions जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। सवाल आता है कि अगला स्टेप क्या होगा। देखिए हाई कोर्ट्स हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनी प्रोविजन ऑफ आईपीसी और पॉक्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल येट। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर क्वेश आपको देखने मिल रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर इन्होंने ये बात की थी दैट इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर वाइफ इज़ ऑल्सो अ रेप, और इसको लेकर सारे केसेस को इसके पैरामीटर के अंदर रख दिया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जो कि डील करने वाला है फुल रिजर्व बैंकिंग, जहाँ पर बैंक एक्ट करता है एज अ सोल कस्टोडियन ऑफ द कस्टमर्स मनी। अब देखिए कोई भी बैंक काम किस तरीके से करता है आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन बैंक विच इज़ दी वाई बैंक। ओके, अब इस एक बैंक के अंदर आपको 5 लोगों ने डिपॉजिट किया, दूज आर 1 2 3 4 एंड 5, दे हैव डिपॉजिटेड देयर मनी इन द वाई बैंक। नाउ व्हाट विल हैपन, वाई बैंक यहाँ पर किस तरीके से पैसे कमाएगा भाई, ये इसी पैसे को मल्टीपल लोगों को उधार देगा। लगभग 50 लोगों ने मान के चलिए इसको उधार ले लिया। अब यहाँ पर होगा क्या, सपोज आप ये 5 लोग वापस जाते हैं बैंक के पास एंड दे आर लाइक कि ठीक है नाउ वी वांट आवर मनी बैक। नाउ द वाई बैंक इन द सिचुएशन इन द डिलेमा कि यार हमने तो पैसा किसी को दे दिया है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड आई डू।
ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि जो रिज़र्व है, जो पैसा है जिसको यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, वो यहाँ पर चला गया। सो यहीं पर इसी कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए हमें जानना होगा कि आखिर जब आप बात कर रहे हैं इस आर्टिकल के बारे में तो फुल रिज़र्व बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, फुल रिज़र्व बैंकिंग सिस्टम को ही 100% रिज़र्व बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है बैंक्स को, जहाँ पर बैंक किसी भी व्यक्ति के, जिन 1 2 3 4 5 व्यक्तियों को आपने देखा था, यहाँ पर उनके कंसेंट के बिना बैंक्स को अलाउ नहीं होता कि वो इनकी मनी को किसी भी व्यक्ति को दे सके। Okay, so banks are basically not allowed to lend out money that they receive from the customers in the form of demand deposit। हालांकि यही अमाउंट अगर आप देखेंगे इनको फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में मिला है, तब ये इसको यहाँ पर लेंड कर सकते हैं। सो हम ऐसा बोल सकते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के अंदर बैंक्स यहाँ पर मैंडेट करते हैं और जितनी भी मनी होती है, जैसे जो कि इन्हें डिमांड डिपॉजिट के अंदर मिली है, उसको होल्ड कर लेते हैं जब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपना कंसेंट नहीं देता। तो इसका फुल रिजर्व यहाँ पर रखा जाएगा और इस मनी को लेंड नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके बदले में बैंक यहाँ से डिपॉजिटर से कुछ अमाउंट यहाँ पर चार्ज करता है, सो दैट दे आर कीपिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन द सेफ कीपिंग। So this is in contrast to today's banking system in which bank pay interest to customer on their demands deposit, which means जब भी डिमांड की जाएगी आपका डिपॉजिट आपको इमीडिएट लौटा दिया जाएगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो देखिए एक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। जनरल बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो बैंक यहाँ पर पैसे देते हैं इन द कैश दे हैव इन देयर वॉल्ट्स। This made possible because most lending to various borrowers happen in the form of electronic money. This can cause a run on the bank as the bank has created loans for exceeding the amount of actual cash in its vault. Under the full reserve banking system, what is happening? Banks are prohibited from creating any loans without the actual cash in their vault to back these loans. Supporters of fractional reserve banking system, however, they believe that full reserve banking unnecessarily restricts the bank lending procedure, and they are which is hindering the investment and the economic growth. Now the questions come, what is the fixed deposit? Fixed deposit एक lump sum amount होता है which you basically put in the banks for a fixed tenure or the agreement of interest. जब भी आपका टेन्यूर खत्म हो जाएगा, you will get your amount with the fixed deposit एंड विद द कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसमें ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। यूजुअली अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो दे रन फ्रॉम दी 7 to 10 डेज। यहीं पर बात आ जाती है व्हाट आर द टाइम डिपॉजिट। देखिए, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरेस्ट बियरिंग बैंक अकाउंट होता है जिसकी एक प्रीवियसली सेट डेट यहाँ पर मेच्योरिटी की डिसाइड की जाती है। एक सीडी यहाँ पर इसका अगर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। टर्म डिपॉजिट में जो सम होता है किसी भी पैसे का, उसको यहाँ पर फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड के लिए रख लिया जाता है एंड द डिपॉजिटर इज बेसिकली नॉट इवन अलाउड कि वो इस सम को मेच्योरिटी पीरियड के लिए निकाल सके। और जब भी मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा देन दे कैन कम एंड दे कैन विड्रू देयर अमाउंट, जो कि यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम they can give and they can drawn out their money. So there are the 4 terms which we have studied today. One is the fixed deposit, another one is the time deposit, one is the full reserve banking system and the fractional reserve banking system. Moving on to the next article, जहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट की है ट्राइबल आर्ट गैलरी एट द राष्ट्रपति भवन ऑफिस। देखिए, इंडिया की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना 1 साल और राष्ट्रपति भवन में इसी उपलक्ष्य में इन्होंने एक यहाँ पर गैलरी लगभग 2200 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको इस्टेब्लिश किया है, इसको डेवलप किया है, जिसे डेवलप किया गया है बाय द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पर एक ट्राइबल आर्ट गैलरी बनाई गई है
जिस गैलरी का नाम आप देखेंगे इट इज़ द जनजातीय दर्पण ट्राइबल मिरर के नाम से इसको इनॉग्रेट किया गया है। सो फर्स्ट थिंग फॉर योर ओनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सेक्शन याद रखना है। न्यू आर्ट गैलरी, इसका नाम है जनजातीय दर्पण ट्राइबल मिरर, जिसे इनॉग्रेट किया है बाय दी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। डेवलप किया गया है बाय द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनियन कल्चर मिनिस्टर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, जहां पर बात की जा रही है जीएसटी के बारे में। देखिए सीबीआईसी ने डिटेक्ट कर लिए हैं 9300 से भी ज़्यादा फेक जीएसटी अकाउंट्स, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए का एक टैक्सेशन ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ी हमें देखने के लिए मिली थी। इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जब आप बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी, इन्होंने डिटेक्ट किया है कि देखिए आज की डेट में आपके पास 9300 से भी ज़्यादा फेक जीएसटी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। देखिए जब हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो हमें बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स को देखना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिटेल्स क्या है? 25,000 जीएसटी रजिस्टर्ड यहाँ पर की गई हैं सीबीआईसी के अंदर, जिसमें से 9369 यहाँ पर फेक निकली हैं, जिसकी वजह से देखेंगे लगभग केवल और केवल सिर्फ 5 स्टेट यहाँ पर इन पूरे घपलेबाजी का 60% यहीं से देखने मिलेगा। पहला रजिस्टर्ड केस आपको देखने मिलेंगे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और गुजरात में आपको ये देखने मिलेंगे, जहाँ पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक जीएसटी अकाउंट रजिस्टर किए गए हैं। सीबीआईसी की बात करें तो सीबीआईसी स्टैंड करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के नाम पर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट आपको देखने मिलेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस। ये डील करता है पॉलिसी मेकिंग को लेकर, किस तरीके से टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा, कस्टम्स को, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को और आईजीएसटी को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से लेवी किया जाएगा, इन सभी को ध्यान में रखने का काम करता है सीबीआईसी। साथ ही ये काम करता है मनी स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए, और सेंट्रल एक्सरसाइज एंड नारकोटिक्स के साथ अगर कोई भी मैटर यहाँ पर डिस्कस करना हो तो सीबीआईसी इसके अंदर एक फॉर्मुलेशन क्रिएट करता है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी पर जा सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट विच इज़ द rauzacademy.in के फ्री डाउनलोड सेक्शन में जाकर, करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाकर इस पूरे डिस्कशन का आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू सून।